भी तुम्हें पसंद करता था, लेकिन तुम्हारा ये सो कॉल्ड प्यार अब सच में मुझे बीमार कर रहा है। मुझे तुमसे कभी भी प्यार करने पर अफसोस है सेराफिना। तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती और तुमने जूलियन से भी उतना प्यार नहीं किया था। इस वक्त तुम जिस इकलौते इंसान से सच में प्यार करती हो वो तुम खुद हो। जूलियन तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाला है। वो और विवियन बहुत खुश हैं। वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। ये बात याद रखना। तुम ही वो थी जिसने उसे खुद अपने हाथों से अपनी बड़ी बहन को सौंपा था। बास्टियन ने बेपरवाही से अपने आंसू पोंछे, एक सूटकेस उठाया और पीछे मुड़कर देखे बिना वहां से चला गया। सेराफिना बहुत देर तक अपनी जगह पर सुन्न खड़ी रही। फिर उसने संभल कर दूर खड़े मेरी तरफ देखा। जूलियन, उसकी बात मत सुनो। वो अभी बस ठीक से सोच समझ नहीं पा रहा है। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। हम दोनों के साथ बिताए गए उन 5 सालों में मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया था। तुम असल में विवियन को पसंद नहीं करोगे, है ना? तुम दोनों का कोई अतीत नहीं है। उसकी तुलना उन 5 सालों से नहीं की जा सकती जो हमने साथ बिताए थे। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो और उससे शादी करना सिर्फ मुझे जलाने और मुझे जगाने के लिए था। तुम मेरे साथ जैसा चाहो वैसा बर्ताव कर सकते हो। बस ये मत कहना कि हम वापस वैसे नहीं हो सकते जैसे हम हुआ करते थे। हम हो सकते हैं, मुझे पता है हम हो सकते हैं। वो धीमी आवाज में गिड़गिड़ाई। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। उसका चेहरा ऐसे दुख और बेबसी की तस्वीर था जिसे बयान नहीं किया जा सकता। चटाक, एक करारा तमाचा सीधा सेराफिना के चेहरे पर पड़ा, जिससे उसका सिर पूरी तरह से एक तरफ घूम गया। मैंने बिना किसी रहम के उसे थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में कहा, खुद को धोखा देना बंद करो सेराफिना। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ दिया था। हमने वो सीमा बहुत पहले ही पार कर ली है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। इस वक्त तुम्हारी बहन और मैं बहुत खुश हैं। मुझे लगता है मुझे उससे प्यार होने लगा है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे फिर कभी परेशान नहीं करोगी, छोटी बहन। मैंने बहन शब्द पर बहुत जोर दिया, खास तौर पर उसे उसकी हैसियत याद दिलाने के लिए। विवियन ने सेराफिना को एक धमकी भरी नजर से घूरा और फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जो बेहद कोमल हो गई थी। बस होने लगा है? लगता है मैंने अभी तक उतनी मेहनत नहीं की है। वो धीरे से हंसी, मुझे अपनी बाहों में उठाया और मुझे वापस घर के अंदर ले गई। दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज गूंजी। सेराफिना के पैरों में ऐसा लग रहा था जैसे सीसा भरा हो। हर एक कदम उठाना बहुत ही दर्दनाक था। वो दरवाजे को बहुत ही तीव्रता से घूरती रही, बस यही चाहती थी कि वो उसे घूर कर ही उसमें एक छेद कर दे। विवियन और मैं आगे क्या करने वाले थे, ये बात खुद ही साबित हो रही थी। उसके दिल को ऐसा लगा जैसे मांस का एक टुकड़ा बेरहमी से काट कर निकाल लिया गया हो, भयंकर दर्द से धड़कता हुआ, जिससे वो सांस लेने के लिए भी तड़प रही थी। हमारे प्यार को अपनी आंखों से देखना ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत चाकुओं से उसके दिल को एक एक टुकड़ा करके काटा जा रहा हो। सेराफिना को पता भी नहीं चला कि वो अपने घर के अंदर कैसे पहुंची। उस विशाल खाली हवेली को देखकर उसे सिर्फ एक बहुत बड़ी वीरानगी का एहसास हो रहा था। उसने नौकरों को शराब की कैबिनेट की सारी बोतलें खोलने का हुक्म दिया। उसने एक के बाद एक बोतलें पी ली, फिर भी उसे नशे का जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा था। वो जितना ज्यादा पी रही थी वो उतनी ही दर्दनाक हद तक होश में आती जा रही थी। देखते ही देखते उसके बगल में जमीन पर कई खाली बोतलें बिखर गईं। ये देखकर एक नौकर ने चिंता के मारे उसे चेतावनी देने की कोशिश की। सेकंड मिस, आपका पेट कमजोर है, आपको इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए, आप बीमार पड़ जाएंगी। सेराफिना ने खुद को बर्बाद करने की धुन में एक खाली बोतल जमीन पर दे मारी। मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? अगर मैं ज्यादा शराब पीकर बीमार पड़ गई तो जूलियन मेरी फिक्र करेगा। ये कोई बुरी बात नहीं है। वो नौकर खौफ में कांपते हुए तेजी से वहां से भाग गया। उसने एक और बोतल उठाई और पीना जारी रखा। शराब उसकी गर्दन से होते हुए नीचे गिरी, उसके कपड़ों को भिगो दिया, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसकी आंखें सिर्फ उसके हाथ में पकड़ी बोतल पर टिकी थीं। उसे नहीं पता था कि उसने कितनी बोतलें गटक ली थीं कि आखिरकार उसका होश धुंधलाने लगा और उसके पेट में मथने जैसी मतली उठने लगी। एक जलन भरा ऐंठन वाला दर्द उठ खड़ा हुआ। किसी वक्त बोतल उसके हाथ से फिसल गई। वो दर्द के मारे सिकुड़कर एक गोल गेंद की तरह बन गई। उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। उसकी सांसें लगातार कमजोर होती जा रही थीं। ठीक तभी उसे मेरी धुंधली सी शक्ल अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगी। सेराफिना को लगा जैसे वो अतीत में वापस पहुंच गई हो। उस वक्त जब उसके पेट में दर्द होता था तो मैं घबराहट में उसकी दवा लेकर उसके पास दौड़ता था, उसे एक गिलास गर्म पानी देता था और बहुत ही सावधानी से उसका ठंडा पसीना पोंछता था। मैं पेट को आराम देने वाला दलिया बनाता था और उसे खाने के लिए बहलाता था। मैं हमेशा बाकी किसी भी चीज से ज्यादा उसकी सेहत की फिक्र करता था, इस डर से कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। लेकिन अचानक उसके सामने खड़ी वो परछाई हवा में गायब हो गई। पता चला कि मैं उसे ढूंढने कभी आया ही नहीं था। ये पूरी तरह से उसका भ्रम था। खांसते खांसते सेराफिना एक कड़वी हंसी हंसने लगी, क्योंकि उसके मुंह के किनारों से ताजे खून की कुछ बूंदें निकल आई थीं। शायद दर्द ने उसे एक पल के लिए होश में ला दिया था। उसने टटोल कर अपना फोन निकाला और अनजाने में ही मेरा नंबर डायल कर दिया। फोन बहुत देर तक बजता रहा, उसके बाद उठ गया। जूलियन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बचा लो, वो कमजोरी से हाँफते हुए बोली। हालांकि दूसरी तरफ से जिसने जवाब दिया उसकी ठंडी और बेपरवाह आवाज में कोई जज्बात नहीं थे।
सेराफिना, अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर को बुलाओ। उसे फोन करने का क्या फायदा? सेराफिना की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपने दांत पीसे और पूछा, विवियन, जूलियन कहाँ है? तुम उसका फोन क्यों उठा रही हो? गुस्से ने उसे थोड़ी सी ताकत दे दी थी। विवियन ने जानबूझकर बहते हुए पानी की आवाज को स्पीकर से सुनाई देने दिया और एक ताने भरी हंसी हंसी, वो नहा रहा है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? जैसे ही सेराफिना गुस्से में पागल होकर उसे गालियां देने ही वाली थी, विवियन ने फोन काट दिया। स्क्रीन पर दिखने लगा कि कॉल काट दी गई है। सेराफिना ने गुस्से में कई लंबी सांसें ली, लेकिन फिर भी वो अपने पेट के उस भयंकर दर्द पर काबू नहीं पा सकी। उसके होश धीरे धीरे कम होने लगे और वो पूरी तरह से बेहोश हो गई। जब उसे दोबारा होश आया तो वो एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी थी। अपने हाथ पर एक मजबूत पकड़ महसूस करते हुए उसने अनजाने में ही अपनी आंखें खोलीं और खुशी से चिल्लाई, जूलियन, तुम आए मुझसे मिलने। लेकिन शब्द उसके गले में ही घुट गए जब उसकी नजरें एक फिक्रमंद नर्स से मिली। मिस, आप किसी गलत इंसान को समझ रही हैं। मेरा नाम जूलियन नहीं है। आपका पेट खराब रहता है। बेहतर होगा कि आप भविष्य में कम शराब पिएं। ये आपकी सेहत के लिए बुरा है। नर्स ने प्यार से एक सलाह दी और कुछ नहीं कहा और अपने रूटीन के हिसाब से अगले कमरे में चली गई। तभी कैमिल अपना सफेद डॉक्टर वाला कोट पहने अंदर आई। उसने सेराफिना को देखकर भौहें सिकोड़ी। उसका लहजा बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था। सेकंड मिस सिंक्लेयर, तुम सच में कमाल हो। खुद को इतनी शराब पिला ली कि अल्कोहल पॉइजनिंग हो गई और पेट में छेद हो गया। लगभग आधी जान तो गैंवा ही दी थी। चलो अब बताओ, इस बार तुम किसके लिए खुद को मारने की कोशिश कर रही हो? मैंने सुना था तुम अभी जूलियन को बुला रही थी। क्या ये उसके लिए है? सेराफिना ने खामोशी से हाँ में सिर हिलाया। कैमिल की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। तुम मजाक कर रही हो क्या? कुछ हफ्तों पहले बास्टियन था और अब तुम वापस जूलियन की तरफ मुड़ रही हो। तुम अपना दिमाग बहुत जल्दी बदल लेती हो। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि जूलियन जलेगा नहीं और तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा? अब उसकी शादी विवियन से हो चुकी है। इस खुलासे ने कैमिल पर किसी बम की तरह प्रहार किया था, जिससे वो पूरी तरह से निशब्द रह गई। एक बिजी डॉक्टर होने के नाते वो विवियन की शादी के दिन एक सर्जरी में फंसी हुई थी और उसने बस एक गिफ्ट और एक शगुन का लिफाफा भिजवा दिया था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच चुकी है। कैमिल एक अजीब सी हंसी। उसने ज्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं की और बस इतना कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं जूलियन को बुलाने में तुम्हारी मदद करूंगी। तरस खाने वाला कार्ड खेल कर देखो। हो सकता है जब वो सुने कि तुम कितनी बीमार हो तो उसे दर्द हो और वो तुमसे मिलने आ जाए। थैंक यू। सेराफिना ने सिर हिलाया, अपने दिल में एक बेबुनियाद सी उम्मीद पाले हुए। हालांकि कैमिल की कॉल बहुत देर तक बजने के बाद भी नहीं उठी। ठीक जब सेराफिना को लगा कि मैं फोन नहीं उठाऊंगा, तभी फोन पर अचानक मेरी आवाज आई, हेलो कैमिल, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? कैमिल ने जल्दी से घबराने का नाटक किया। जूलियन, सेराफिना ने तुम्हारे चक्कर में शराब पी पीकर अपने पेट में छेद और अल्कोहल पॉइजनिंग कर ली है। वो लगभग मर ही गई थी और अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी है। उसकी जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं है। जब वो बेहोश थी तो वो बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही थी। तुम्हें सच में जल्दी आकर उसे देखना चाहिए। मैं एक सेकंड के लिए रुका और फिर मुझे तुरंत सब समझ आ गया। कैमिल, तुम्हें सेराफिना के नाटक में साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सच में उसे कुछ हो भी जाता है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। शराब पीने का फैसला उसका था और मैं यकीनन उसे देखने नहीं जा रहा हूं। भविष्य में तुम्हें मुझे इन सब चीजों के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उसके माता पिता को खबर करनी चाहिए, उसके बाद विवियन को और सिर्फ सबसे आखिर में मुझे, यानी उसके जीजा जी को। इतना कहकर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन काट दिया। पूरा हॉस्पिटल रूम एक मौत जैसे सन्नाटे में डूब गया। सेराफिना ने अपनी नजरें नीची कर लीं। वो खौफनाक हद तक शांत थी। अतीत में जैसे ही मैं सुनता था कि वो किसी मुसीबत में है तो मैं सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह भागता हुआ आता था और तब तक चैन की सांस नहीं लेता था जब तक मैं उसे ठीक नहीं देख लेता था। लेकिन अब वो मुझसे फिक्र का एक शब्द तक नहीं पा सकी। कैमिल उसे दिलासा देने ही वाली थी कि उसकी नजर मेरे सोशल मीडिया के एक नए पोस्ट पर पड़ी। ये समंदर के किनारे हनीमून मनाते हुए मेरी और विवियन की फोटो थी। फोटो में विवियन के हमेशा ठंडे रहने वाले चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसकी आंखें लगातार मेरा पीछा कर रही थीं, जिनमें एक छिपा हुआ प्यार था। हम दोनों हाथ पकड़े हुए थे, समंदर किनारे टहल रहे थे और तारों भरे आसमान के नीचे गले लगकर किस कर रहे थे। हर एक फोटो बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। कैमिल ने उन्हें देखा, काफी देर तक हिचकिचाती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये सेराफिना को दिखाना चाहिए या नहीं। अपने अंदर बहुत लड़ने के बाद वो बस अपना फोन वापस रखने ही वाली थी कि सेराफिना ने उसे गहराई से घूरा और भारी आवाज में हुक्म दिया, मुझे दिखाओ। फोन सेराफिना के हाथ में दे दिया गया। उसने उन कुछ तस्वीरों को बार बार अनगिनत बार पलटा। उसका चेहरा इतना स्याह हो गया था कि लग रहा था जैसे उससे पानी टपकने लगेगा। एक जोरदार आवाज के साथ उसने गुस्से में पागल होकर फोन को कमरे के दूसरी तरफ जोर से दे मारा। फोन जमीन पर गिरते ही टुकड़ों में चकनाचूर हो गया। उसने साफ साफ कहा था कि शादी के बाद वो उन जगहों पर एक साथ जाना चाहती थी। अब वो विवियन के साथ वहां क्यों जा रहा था? मैं हॉस्पिटल में बीमार पड़ी हूं, फिर भी वो बाहर जाकर इतने मजे कर सकता है। क्या वो सच में अब मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता? मुझे पता है मैं गलत थी। सेराफिना एक अजीब हिस्टेरिकल पागलों वाले नर्वस ब्रेकडाउन में चीखी। उसका पूरा शरीर वीरानगी और कमजोरी से भरा हुआ था। कैमिल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे दिलासा दे। और ठीक उसी वक्त
एक नर्स ने उसे बुला लिया, जिससे उसे वहां से जाने का एक अच्छा बहाना मिल गया। हॉस्पिटल रूम वापस शांत हो गया। सेराफिना ने अपना फोन चालू किया और खामोशी से मेरी फीड की तस्वीरें देखने लगी। खुद को दर्द देने के लिए हर तस्वीर को लाइक करने लगी। लेकिन चाहे कितना भी वक्त बीत गया हो, उसे मेरी तरफ से बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं मिला। उसकी इस चिढ़ वाली हरकतों का कोई भी फायदा नहीं हुआ। ठीक जब वो निराशा में डूब रही थी, उसके विला के बटलर ने अचानक कॉल किया। सेकंड मिस, घर को पूरी तरह से वैसा ही बना दिया गया है जैसा मिस्टर जूलियन के जाने से पहले था। आप आकर इसे देख सकती हैं। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद सेराफिना घर वापस लौट आई। उस घर को देखकर जो बिल्कुल अतीत की यादों जैसा लग रहा था, जैसे वो समय में पीछे लौट गई हो, जब मैं और वो अभी भी साथ थे। उसका मूड न जाने क्यों थोड़ा बेहतर हो गया। न जाने कितने दिनों के इंतजार के बाद सेराफिना ने आखिरकार मुझे घर लौटते हुए पकड़ ही लिया। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, वो मेरा रास्ता रोकने के लिए आगे भागी और बहुत ही खुश करने वाले अंदाज में गिड़गिड़ाई, जूलियन देखो, मैंने हमारे विला को बिल्कुल वैसा ही बना दिया है जैसा ये पहले हुआ करता था। हम भी वापस अतीत में लौट सकते हैं। तुम्हारे दिल में मेरी बड़ी बहन के लिए कोई भावनाएं नहीं है, तो प्लीज मुझे जलाने के लिए उसका इस्तेमाल करना बंद कर दो, ठीक है? जैसे ही तुम उसे तलाक दोगे, हम इसी वक्त जाकर अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं ये नाटक कर सकती हूँ कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं, बिल्कुल पहले की तरह। क्या तुम शादी नहीं करना चाहते थे? मैं वादा करती हूँ कि मैं मेरी बहन की दी हुई पार्टी से भी बड़ी शादी की तैयारी करूंगी। मैं यकीनन तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ पहले से भी अच्छा बर्ताव करूंगी। मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करूंगी। चलो फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है? वो बड़बड़ाती रही, हमारी ख्याली शादीशुदा जिंदगी की एक तस्वीर बनाती रही। यहां तक कि उसने हमारे होने वाले बच्चों के नाम भी सोच लिए और खुद को धोखा देकर ये नाटक करने लगी जैसे हमारे बीच की पुरानी लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी। बोलते बोलते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने विला की तरफ खींचने की कोशिश करने लगी। उसी वक्त विवियन ने सेराफिना की कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसे हाथ छोड़ने पर मजबूर करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव डाला। उसकी आवाज खौफनाक हद तक ठंडी थी। सेराफिना, तुम आखिर कब तक ये नखरे करती रहोगी? क्या तुम्हें लगता है कि शादी कोई खेल है? जब चाहा शादी कर ली और जब मन किया तलाक दे दिया। तुम आखिर मुझे और अपने जीजाजी को समझती क्या हो? तुम्हारी सनक पूरी करने के मोहरे? ऐसा लगता है परिवार ने तुम पर बहुत कम दबाव डाला है और तुम्हें बहुत कम सबक सिखाए हैं, जिसकी वजह से तुम अपनी मर्जी से ये सब कर पा रही हो। विवियन की आंखों में एक हड्डियां कंपा देने वाली दुश्मनी भरी थी जब उसने अपनी बहन को घूरा, लेकिन सेराफिना ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। विवियन को दूर धकेलते हुए उसने एक ठंडी हंसी हंसी। विवियन, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? जब जूलियन और मैं अभी भी साथ थे, तब भी तुम अपनी छोटी बहन के बॉयफ्रेंड पर छुपकर गंदी नजरें गड़ाए हुए थी और फिर तुमने उसे मुझसे चुरा लिया। क्या तुम्हारी हरकतें बड़ी बहन होने के तुम्हारे दर्जे के साथ इंसाफ करती हैं? वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुमसे शादी करके वो खुश नहीं रहेगा। उसकी जगह मेरे पास है। बोलते बोलते उसके गुस्से की आग और भी तेज भड़क उठी, यहां तक कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया और विवियन के चेहरे पर सीधा एक मुक्का जड़ दिया। विवियन ने तेजी से एक तरफ हटकर उस वार से खुद को बचाया और साथ ही सेराफिना के घुटने पर एक जोरदार किक जड़ दी। दोनों बहनें एक भयंकर लड़ाई में उलझ गईं, जो एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थीं। मेरी भौहें और भी कसकर सिकुड़ गईं। सेराफिना को विवियन की आंख पर मुक्का मारते देख मैं अब और पीछे खड़ा नहीं रह सका। मैंने हाथ बढ़ाया और विवियन के सामने आ गया। सेराफिना, क्या तुम्हारा तमाशा खत्म हुआ? मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे लगता है मैंने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी है। हमने बहुत पहले ही वो सीमा पार कर ली है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। सेराफिना किसी तरह अपनी हवा में उड़ती हुई मुट्ठी को रोकने में कामयाब रही, क्योंकि वो मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। अंत में उसने अपनी मुट्ठी को बेरहमी से जमीन पर दे मारा। उसकी उंगलियों से खून बहने लगा, जिससे जमीन लाल हो गई। मैंने देखा कि उसे चोट लगी है, फिर भी मैंने इसे नजरअंदाज करना जारी रखा और ठंडे स्वर में कहा, विला वापस पहले जैसा बन सकता है, लेकिन हम कभी वापस वैसे नहीं हो सकते। हम अब वो इंसान नहीं रहे जो हम हुआ करते थे। मैं विवियन को तलाक नहीं देने वाला हूं और यकीनन तुम्हारे पास तो बिल्कुल वापस नहीं आने वाला हूं। इसे यहीं खत्म कर दो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं। मैं विवियन के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं और मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं उलझना चाहता। इतना कहकर मेरा चेहरा बेचैनी और फिक्र से भर गया। मैंने बहुत ही सावधानी से विवियन के चेहरे पर आई खरोंचों को छुआ। क्या इसमें बहुत दर्द हो रहा है? चलो घर चलते हैं और इस पर थोड़ी दवा लगा लेते हैं। विवियन ने किसी तरह एक मुस्कान बिखेरी, मेरा हाथ पकड़ा और बेपरवाही से ना में सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, यह बस एक छोटी सी खरोंच है। मैं सोच रही हूं कि सेराफिना को तजुर्बा हासिल करने के लिए विदेश वाली ब्रांच में भेज दूं, ताकि वो हकीकत कबूल करने से पहले हमें परेशान ना करती रहे। तुम क्या कहते हो? मैंने सिर हिलाया। ये ठीक रहेगा, तुम जैसा कहो। हम दोनों बातें करते और हंसते हुए घर की ओर चल दिए। साफ था कि विवियन को बहुत ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन मेरी फिक्रमंद नजरें एक बार भी उसके शरीर से नहीं हटी। सेराफिना चुपचाप हमारी दूर जाती हुई पीठ को देखती रही और अपने आप पर हंसते हुए एक ताना मारा, हे, मैं नहीं जाना चाहती। जूलियन, मुझे सारी बातें समझ आ रही हैं, लेकिन मैं बस तुम्हें छोड़ने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही हूं। उसने वो एक वाक्य अपने आप से बुदबुदाया। वो दर्द उसके शरीर के हर घाव में गूंज रहा था, लेकिन किसी भी शारीरिक घाव से कहीं ज्यादा बुरा यह एहसास था कि अब सब कुछ उसका था, विवियन का। सेराफिना ने अपने घावों को पकड़ लिया
उसे दर्द बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। भले ही उसके विला को बहुत ही बारीकी से उसके पुराने रूप में बदल दिया गया था, फिर भी सब कुछ बिल्कुल गलत लग रहा था। उस घर में मेरी मौजूदगी का एक नामो निशान भी नहीं था। ये इतना ठंडा और खाली था कि इसे घर कहना मुश्किल लग रहा था। सोफे पर, किचन में, बेडरूम में मेरा चेहरा अब वहां कभी नजर नहीं आएगा। मैं उसकी बहन के पास उसी तरह रहूंगा जैसे मैं उसके पास रहा करता था, लेकिन मैं अब कभी उसके पास नहीं रहूंगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन जब उसे और विवियन को एक साथ चोट लगेगी तो मैं बिना पल भर की हिचकिचाहट के विवियन को चुनूंगा। विवियन को चुनना तो एक बात थी, लेकिन मैंने उसके लिए फिक्र का एक शब्द तक नहीं कहा। मेरी और उसकी चैट हिस्ट्री में अनगिनत मैसेज उसी ने खुद से भेजे थे और उसे मेरी तरफ से एक भी जवाब मिले हुए सदियां बीत चुकी थीं। सेराफिना चुपचाप चैट हिस्ट्री को घूरती रही और उस अतीत वाले मुझे बहुत ही दर्दनाक तरीके से याद करती रही जिसने उसे इतनी गहराई से प्यार किया था। मैं उसे उसकी गलती मान लेने का एक मौका क्यों नहीं दे सकता था? उसे सच में पता था कि वो गलत थी। वो मुझसे फिर कभी झूठ नहीं बोलेगी और बास्टियन से उसका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मैं उसे माफ क्यों नहीं कर सकता था? सेराफिना को हार का एक बहुत ही गहरा एहसास हुआ। अगले दिन विवियन द्वारा भेजे गए आदमी सेराफिना के दरवाजे के बाहर पहुंच गए। सेकंड मिस, प्रेसिडेंट सिंक्लेयर ने हमें हुक्म दिया है कि हम आपको विदेश वाली ब्रांच में आपकी नई पोस्ट संभालने के लिए ले जाएं। सेराफिना का चेहरा स्याह हो गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। मैं नहीं जा रही हूं। उसे पता था कि विवियन उसे दूर भेजने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रही थी, जैसे कि उन्हें इसी रिएक्शन की उम्मीद थी। बॉडीगार्ड्स ने बिना किसी हाव भाव वाले चेहरे के साथ उसे घेर लिया। सेकंड मिस, ये प्रेसिडेंट के आदेश हैं। अगर हमें जोर जबरदस्ती करनी पड़े तो हमें माफ कीजिएगा। वे बॉडीगार्ड्स बहुत ही उम्दा ट्रेनिंग लिए हुए थे। हालांकि सेराफिना भी अच्छे से लड़ना जानती थी, लेकिन अंत में वो अकेली पड़ गई। उसे बांध दिया गया और एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली एक कार में धकेल दिया गया। उसके अंदर की नफरत और गुस्सा उबलने लगा। उसे ही क्यों पीछे हटना चाहिए? अगर जूलियन सच में उससे प्यार करता था तो चिंता की क्या बात थी? सेराफिना ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसके पतले होंठ एक सख्त लकीर में बदल गए और उसमें से एक जमा देने वाली ठंडी आभा निकल रही थी। बॉडीगार्ड्स थोड़े से सिकुड़ गए और उनके पास कुछ अच्छी नीयत वाली सलाह देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। सेकंड मिस, हमारे हाथ बंधे हैं। एक बार जब आप विदेश चली जाएंगी तो आप वहां भी अपना हुनर दिखा सकती हैं। आप आज नहीं तो कल वापस आ ही सकेंगी। पूरे सफर के दौरान सेराफिना पूरी तरह से चुप रही, जैसे उसने आखिरकार अपनी हकीकत को कबूल कर लिया हो। हालांकि जैसे ही कार एयरपोर्ट पर पहुंची, बॉडीगार्ड्स बस एक सेकंड के हिस्से के लिए थोड़े लापरवाह हुए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो पहले ही अपनी रस्सियों से बाहर निकलने में कामयाब हो चुकी थी। कार का दरवाजा खुलते ही वो गोली की तरह बाहर निकली। जमीन पर जोर से लुढ़कते हुए, दांत पीसते हुए उछलकर खड़ी हो गई और अपनी जिंदगी की पूरी ताकत लगाकर पूरी रफ्तार से भागने लगी। सेकंड मिस! बॉडीगार्ड्स वापस होश में आए और पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगे, लेकिन भीड़ की आड़ लेकर सेराफिना वहां से भाग निकलने में कामयाब रही। बुरी तरह से हांफते हुए वो एक गली में बहुत गहराई में छिप गई। उसकी आंखें स्याह थीं। बहुत तेजी से कदम उठाते हुए उसने अपने वफादार लोगों के एक ग्रुप से संपर्क किया और पूरी तैयारियां कर ली। फैमिली के ग्रुप चैट में एक मैसेज आया। आज महीने की फैमिली पार्टी थी और विवियन और मैंने उसमें शामिल होने के लिए पहले ही हाँ कर दी थी। सेराफिना ने तुरंत पुश्तैनी हवेली जाने के लिए एक कैब बुक की। पुरानी हवेली का माहौल बहुत ही प्यार और सुकून भरा था। रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि विवियन और जूलियन का रिश्ता इतना अच्छा होगा। कोई हैरानी की बात नहीं कि जब भी हम विवियन पर शादी के लिए दबाव डालते थे, वो हमेशा मना कर देती थी। पता चला कि हम बस उसे गलत लोगों से मिला रहे थे। हाँ, अगर विवियन और जूलियन पहले ही मिल गए होते तो उन्हें इतने लंबे वक्त तक गोल गोल नहीं घूमना पड़ता। क्या पता, शायद उनका बच्चा अब तक चलना भी सीख गया होता। सेराफिना को सच में नहीं पता था कि जो उसके पास है उसकी कद्र कैसे करनी है। उम्मीद है विदेश जाना उसे एक सबक सिखाएगा और उसकी इस जहरीली जिद को छोड़ने में मदद करेगा। मैं बस मुस्कुराया और मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मेरी नजर विवियन पर थी। उसने मेरे बाउल में जो खाना रखा था मैंने वो खा लिया और बीच बीच में उसे भी वो डिश खिला दी जो खाने में अच्छी लग रही थी। हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इतने सहज लग रहे थे जैसे हम बहुत लंबे समय से एक साथ हों। सेराफिना अंधेरे में खड़ी ये सब होते हुए देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके दिल को किसी चाकू से काटा जा रहा हो। न जाने कितनी देर तक ये सब देखने के बाद वो पूरी तरह से सुन्न पड़ गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अतीत में बिल्कुल इसी तरह हम एक दूसरे के साथ पेश आते थे, साधारण और खुशहाल। अब मेरे बगल वाली वो जगह सिर्फ और सिर्फ विवियन की थी। मैं विवियन की खातिर वो खाना खाने के लिए भी तैयार था जो मुझे पसंद नहीं था। क्या मैं सच में उसे इतना प्यार करने लगा था? सेराफिना इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो पागलों की तरह बाहर की तरफ भागी और चॉपस्टिक से पकड़ी हुई मछली के उस टुकड़े पर जोर से हाथ मारा जो मैं खाने वाला था। जूलियन, तुम्हें साफ तौर पर मछली खाना नापसंद है, तो तुम विवियन की पसंद से समझौता क्यों कर रहे हो? वो तुम्हें जो भी देती है तुम बस उसे क्यों खा लेते हो? अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं और तुम उससे इतना प्यार करने लगे हो। तुम्हारा प्यार इतनी जल्दी कैसे बदल गया? वो दहाड़ी। उसकी आंखों के किनारे लाल हो रहे थे, लेकिन मुझे यह सब बहुत मजाकिया लग रहा था। सेराफिना, तुम्हें गलत याद है।
मुझे मछली खाना पसंद है। वो तो इसलिए क्योंकि तुम्हें मछली खाना नापसंद था, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे ये पसंद नहीं है। अतीत में मैं लगातार तुम्हारी पसंद का ख्याल रखता था। अब जब हम अलग हो चुके हैं तो क्या मुझे अपनी खुद की सच्ची पसंद और नापसंद रखने का हक नहीं है? नामुमकिन। सेराफिना की आवाज भारी हो गई। विवियन ने मेरी चॉपस्टिक्स बदलकर मुझे एक नई जोड़ी दी और सेराफिना को एक जमा देने वाली नजर से घूरा। क्या तुम्हें विदेश जाने के रास्ते पर नहीं होना चाहिए था? तुम यहाँ क्यों हो? मेरे पति का मुझे प्यार करना बिल्कुल नॉर्मल बात है ना? तुम लगातार ये दावा करती हो कि तुम्हें जूलियन की फिक्र है, फिर भी तुम्हें उसकी पसंद नापसंद की बुनियादी बातें तक नहीं पता। क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो या ये सिर्फ तुम्हारा अपना टूटा हुआ घमंड है जो ये सब करवा रहा है? ये मेरा टूटा हुआ घमंड नहीं है। इससे पहले कि सेराफिना अपनी बात पूरी कर पाती, उसके माता पिता ने गार्ड्स को उसे दूर ले जाने का हुक्म दिया। उनके चेहरे गुस्से से पूरी तरह काले पड़ गए थे। सेराफिना, आखिर कब तक तुम हमें शर्मिंदा करती रहोगी? अपने जीजाजी को परेशान करने के लिए यहां फिर से आ गई। अब से सिंक्लेयर परिवार से दफा हो जाओ। अगर तुम इस परिवार में एक और दिन भी रहना चाहती हो तो या तो तुम तमीज से रहो और ब्लाइंड डेट्स पर जाओ या फिर देश से बाहर दफा हो जाओ। यह सुनकर बाकी के रिश्तेदार भी उसे समझाने के लिए बीच में कूद पड़े। सेराफिना, जूलियन और विवियन अपने हनीमून फेज में हैं। उस वक्त पीछे हटने का फैसला तुम्हारा खुद का था। तुम्हें अब भी उससे चिपके नहीं रहना चाहिए। बास्टियन भी जा चुका है। अब आगे देखने और एक नई जिंदगी शुरू करने का वक्त आ गया है। दुनिया में बहुत सारे अच्छे लड़के हैं। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो? अगर तुम बास्टियन या जूलियन किसी एक के लिए भी सीरियस होती तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुम अभी बस अपनी ही दुनिया में फंसी हुई हो। हम तुम्हें कुछ नए लड़कों से मिलवाएंगे और धीरे धीरे तुम उसे भूल जाओगी। ऊपर से अच्छी नियत वाली दिखने वाली ये बातें सेराफिना के कानों में किसी श्राप की तरह गूंज रही थी जो उसे लगभग पागल ही कर रही थी। अचानक उसकी नजर विवियन की शांत ठहरी हुई नजरों से मिली और उसे तुरंत सब कुछ समझ आ गया। आज जो कुछ भी हो रहा था उसकी साजिश खास तौर पर विवियन ने रची थी। सिंक्लेयर परिवार अब काफी हद तक विवियन के कंट्रोल में था। अगर वो चाहेगी तो जाहिर सी बात है कि बाकी लोग उसकी तरफ से ही बोलेंगे। विवियन बस सेराफिना को सबके सामने हार मानने पर मजबूर करना चाहती थी ताकि वो इन नामुमकिन हालातों के सामने घुटने टेक दे। सेराफिना ने एक मजाकिया मुस्कान दी। ये देखकर कि मैं लगातार विवियन के साथ खड़ा था, उसे आखिरकार एक दर्दनाक सच्चाई के साथ इस बात का एहसास हुआ कि मैं सच में अब उससे प्यार नहीं करता था। मुझे उससे जुड़ी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए मेरे अंदर किसी तरह के जज्बात पैदा नहीं होंगे। मैं उसकी फिक्र नहीं करूंगा और यकीनन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किसी और के साथ है या नहीं। लेकिन उसने कभी भी मेरे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में नहीं सोचा था और न ही उसने अपनी बाकी की जिंदगी किसी और के साथ बिताने के बारे में कभी सोचा था। सेराफिना हंसी। उसकी आवाज में एक तरह का पागलपन था। मॉम, डैड, आप सभी, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। मैं अपनी मर्जी से सिंक्लेयर परिवार से सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। मेरे जूलियन को वापस पाने का आप में से किसी से कोई लेना देना नहीं है और सिंक्लेयर परिवार से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत ज्यादा हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे लिए इस हद तक जा सकती है। क्या वो सच में मेरी इतनी फिक्र करती थी? ये सुनकर उसके माता पिता को इतना गुस्सा आया कि वे लगभग बेहोश ही होने वाले थे। उन्होंने खुद को संभालने के लिए कई गहरी सांसें ली। उसकी माँ ने अविश्वास में सेराफिना की ओर इशारा किया। सेराफिना, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम अभी क्या कह रही हो? मॉम, डैड, फिक्र मत कीजिए। सिंक्लेयर परिवार छोड़ने के बाद भी मैं आपकी इज्जत करूंगी। बस बात विवियन की है। सेराफिना का दिमाग साफ था। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उसे क्या चाहिए। अतीत में उसने कभी भी परिवार की दौलत के लिए विवियन से लड़ने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब वो लड़ने वाली थी। चाहे वो सिंक्लेयर परिवार हो या मैं, वो आखिरी दम तक लड़ने वाली थी। क्या हुआ अगर मैं अब उससे प्यार नहीं करता था? जब तक मैं उसके पास वापस आ जाऊं, जब तक वो मेरे साथ पहले की तरह अच्छा बर्ताव करे, एक दिन मुझे उससे दोबारा प्यार हो ही जाएगा। वो बड़ी जिद के साथ इसी बात पर यकीन कर रही थी। उसके पिता ने एक ठंडी हंसी हंसी। ठीक है, मुझे मंजूर है। परिवार के अनुशासन के कोड़े की 10 मार खाने के बाद तुम अब सिंक्लेयर परिवार का हिस्सा नहीं रहोगी। इतना कहकर उन्होंने एक खौफनाक और ठंडा कोड़ा निकाला जिसे हवा में चटकाया गया। फिर भी सेराफिना ने अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखी। बिना पलक झपकाए परिवार के पूर्वजों के सामने घुटने टेक दिए। चटाक चटाक। उन 10 कोड़ों के लिए उसके पिता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। फर्श उसके खून से लाल हो गया था, लेकिन उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा हो। उसका चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि उसमें खून की एक बूंद तक नहीं दिख रही थी। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बिना आवाज निकाले 3 शब्द कहे, तुम मेरे हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैंने बहुत गहरी भौहें सिकोड़ी। कितनी पागल है। मुझे उसके इस पागलपन वाले जुनूनी प्यार की कोई जरूरत नहीं थी। ये मेरे लिए सिर्फ अनगिनत मुसीबतें ही लेकर आएगा। उस पल से मैं अपने सास ससुर के बर्ताव में अपने प्रति एक बदलाव महसूस कर सकता था। भले ही उन्हें समझदारी से यह पता था कि यह सेराफिना की गलती थी, फिर भी उनके लिए अपने गुस्से का कुछ हिस्सा गलत तरीके से मुझ पर न निकालना बहुत मुश्किल था। ठीक तभी विवियन ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और कोमलता से मुझे दिलासा दिया, फिक्र मत करो, मेरे यहां रहते हुए वो कोई तूफान खड़ा नहीं कर सकती। तुमने मुझसे शादी की है, मेरे माता पिता से नहीं। तुम्हें इस बात की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो क्या सोचते हैं।
वो आखिरकार हमें समझ ही जाएंगे। मैंने सिर हिलाया। ये अच्छी बात है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वो पारिवारिक दावत एक कड़वाहट के साथ खत्म हुई। उस दिन के बाद मैंने सेराफिना को बहुत ही कम देखा। मुझे बस कभी कभार विवियन के जरिए उसकी खबर मिल जाती थी। सिंक्लेयर परिवार को छोड़ने के बाद उसने और उसके वफादार लोगों के एक ग्रुप ने मिलकर एक नई कंपनी खड़ी की। अपनी कड़ी मेहनत से उसकी कंपनी लगातार आगे बढ़ती रही, यहां तक कि वो विवियन की कंपनियों को भी लगातार टक्कर देने लगी थी। हालांकि एक नई बनी कंपनी जिसके पास कोई ताकत या रुतबा नहीं था, वो भला विवियन के कंट्रोल वाले इतने बड़े और जमे हुए साम्राज्य का मुकाबला कैसे कर सकती थी। बहुत ही कम समय में सेराफिना को अनगिनत हार का सामना करना पड़ा। विवियन को खुद मैदान में उतरने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दोनों कंपनियों के बीच का फासला एक बहुत बड़ी खाई जैसा था, जिसे इतने कम वक्त की मेहनत से नहीं भरा जा सकता था। और तो और विवियन की खुद की एक बहुत ही कामयाब कंपनी भी थी, जिसे उसने बरसों पहले विदेश में शुरू किया था। बहुत ही कम वक्त में सेराफिना को साफ तौर पर एहसास हो गया कि उसके और उसकी बहन के बीच कितना बड़ा फासला है। चाहे वो इसकी भरपाई करने की कितनी भी कोशिश कर ले, इतने कम वक्त में बराबरी कर पाना नामुमकिन था। लेकिन उसे किसी भी बात का पछतावा नहीं था। यह तब तक चला जब तक एक दिन मैं विवियन को एक बिजनेस डिनर से पिक करने गया था और रेस्टोरेंट के बाहर मेरी मुलाकात सेराफिना से हो गई, जो वो भी वहां बिजनेस के सिलसिले में आई थी। बहुत लंबे अरसे बाद हमने एक दूसरे को सबके सामने ऐसे देखा था। जब हम आखिरकार दोबारा मिले तो सेराफिना ने अनजाने में ही अपनी नजरें घुमा लीं। वो पहले से कहीं ज्यादा थकी हुई और मुरझाई सी लग रही थी। अब उसने इंटरनेशनल डिजाइनर्स के कस्टम हैंडमेड सूट नहीं पहने थे, बल्कि किसी आम से लग्जरी ब्रांड के कपड़े पहने थे। सालों तक देर रात तक जागने और ओवरटाइम काम करने की वजह से उसकी आंखों के नीचे हमेशा के लिए डार्क सर्कल्स पड़ गए थे और उसकी आंखों में एक ऐसी थकान थी जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैंने हल्के से कहा। मेरी नजरें उस पर बस एक पल के लिए ही पड़ी थी, क्योंकि मैं बार बार अपने फोन में वक्त देख रहा था और विवियन के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। सेराफिना बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। वो बस एक सूखी सी आवाज में इतना ही कह पाई, बहुत दिनों बाद। उसने आगे कदम बढ़ाया। वो कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक उसके आसपास की दुनिया घूमने लगी। वो पूरी तरह से बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे दोबारा होश आया तो हॉस्पिटल के फिनाइल की तेज गंध उसकी नाक में भर गई। सेराफिना ने जोर लगाकर अपनी आंखें खोली, सिर्फ विवियन की आवाज सुनने के लिए। मैं खुशी के मारे पागल होकर विवियन को गले लगा रहा था। मेरी आवाज में ऐसी एक्साइटमेंट थी जो मैंने पहले कभी नहीं दिखाई थी। क्या डॉक्टर ने जो कहा वो सच है? हम माता पिता बनने वाले हैं? मैं बाप बनने वाला हूं? विवियन मुस्कुराई और उसने हाँ में सिर हिलाया। ये सच है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा पहले से ही 2 महीने का है। यह सुनकर सेराफिना का शरीर अकड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे एक बर्फीली खाई में धकेल दिया हो। विवियन और मैं एक बच्चे के माता पिता बनने वाले थे। क्या वो सच में कभी वो दिन देख पाएगी जहां वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाएं और मुझे दोबारा खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दे? जाहिर सी बात है, वो ऐसा नहीं कर पाएगी। मेरे माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और मैं हमेशा से पागलों की तरह एक खुशहाल परिवार चाहता था। अब जब मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही थी तो मैं भला किसी और की तरफ कैसे देख सकता था? इससे पहले कि विवियन और मैं मुड़कर उसकी तरफ देखते, उस एक छोटे से सेकंड में सेराफिना ने अभी भी सोते रहने का नाटक किया। अब उसमें मेरी जिंदगी में खलल डालने की ना तो हिम्मत बची थी और ना ही कोई हक। उसे यहीं खत्म हो जाने दो। न जाने कितने वक्त के बाद विवियन और मैं वहां से चले गए। सेराफिना ने धीरे धीरे अपनी आंसुओं से भरी आंखें खोलीं। उसका दिल एक ऐसे पछतावे से फूल रहा था जिसे नापा नहीं जा सकता था। अगर वो उस वक्त बास्टियन के साथ नहीं उलझी होती तो क्या सब कुछ अलग होता? उसने मेरे साथ अपनी शादी पूरी कर ली होती, हमारी शादी हो गई होती, बच्चे होते और हम एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। अफसोस, अब इसके बारे में सोचना पूरी तरह से बेकार था। मेरा और उसका अब एक दूसरे से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं रह गया था। जिस दिन विवियन ने हमारे बच्चे को जन्म दिया, 2 अनजान लोगों में से हर एक ने एक बहुत बड़ा तोहफा भेजा। एक सेराफिना की कंपनी के इक्विटी शेयर्स थे और दूसरा विदेश की एक टॉप 100 ग्लोबल कॉर्पोरेशन के इक्विटी शेयर्स थे। मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि ये किसकी तरफ से आए थे। एक सेराफिना की तरफ से था और एक बास्टियन की तरफ से। मैंने उन्हें लेने से इनकार नहीं किया। मैंने पेन से उनके कागजों पर अपना नाम साइन कर दिया। शुक्रिया इतने वक्त तक मेरा साथ निभाने के लिए। मैं आपके अकाउंट पर उस लाइक बटन को देख रहा हूं और मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, मुझे बस एक लाइक चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए अपार खुशियों और लंबी उम्र से भरी जिंदगी की दुआ करता हूं। आप 100 साल जिएं, आपकी किस्मत पूर्वी सागर की तरह असीम हो और आपकी उम्र दक्षिणी पहाड़ों की तरह ऊंची और अमर हो। आप सफेद बालों के साथ भी शांति, स्वास्थ्य और एक जवां चमक का आनंद लें। आपके अच्छे कर्म हमेशा बढ़ते रहें, जिससे आपको शानदार स्वास्थ्य और लंबी जिंदगी मिले। आपके अच्छे सितारे हमेशा आप पर मेहरबान रहें। आप ड्रैगन की तरह ऊंची उड़ान भरें और फीनिक्स की तरह नाचें और हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा तरक्की करें। आपका उज्जवल भविष्य 10,000 मील तक फैले, जो बेजोड़ टैलेंट और बेहतरीन कलात्मक प्रतिभा से भरा हो। आप अपनी सभी पढ़ाई में बहुत बड़ी सफलता हासिल करें, हर परीक्षा में टॉप करें और सबसे आगे रहें। आप सीधे सफलता के उस सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचें और आपका भविष्य एक बेदाग तस्वीर की तरह पूरी तरह रोशन हो। आप एक ही शानदार कामयाबी से पूरी दुनिया को हैरान कर दें। आप प्यार और तालमेल भरे 100 सालों का आनंद लें
और शादी के बाद जल्दी ही प्यारे बच्चों का सुख पाएं। आप स्वर्ग में बनी एक आदर्श जोड़ी हो। आपके दिल हमेशा एक होकर धड़कें। आपका प्यार हमेशा पौराणिक पक्षियों की तरह पूरी तरह और एक ताल में मिलकर गाएं। आपके दिन पूर्णिमा की रात में खिले हुए खूबसूरत फूलों की तरह हो और मीठी सपनों जैसी किस्मत आपको घेरे रहे। आप अपने सच्चे प्यार के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करें जो भारी और कभी न टूटने वाले प्यार से भरा हो। जादुई जड़ी बूटियां आपकी सभी चिंताओं को दूर कर दें और आप जेड जैसी पवित्रता और खूबसूरत किस्मत से नहाएं। शानदार और भाग्यशाली सितारे आपके रास्ते को रोशन करें और आपके पीछे अनगिनत और गहरी खुशियां छोड़ जाएं। चूंकि आपने बिल्कुल अंत तक सुन लिया है, इसलिए एक फॉलो और लाइक मांगना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, है ना?